हेलो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि कैसे असिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज़ करके हम किसी भी प्रोग्राम के लिए कितना टाइम लग रहा है उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर किसी भी प्रोग्राम या किसी भी एल्गोरिथम के लिए कितना स्पेस लगेगा इसकी अगर हम लोग बात करें तो क्या हम सेम असिम्प्टोटिक नोटेशन का यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। तो इस हम वीडियो में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के कंसेप्ट को डिटेल में देखेंगे। तो दोस्तों, जब भी हम बात करते हैं स्पेस मेजरमेंट की तो हम दो तरह के स्पेस मेजरमेंट की बात करते हैं। एक होता है इनपुट स्पेस और दूसरा होता है दोस्तों ऑक्सिलरी स्पेस। अब ये इनपुट स्पेस एंड ऑक्सिलरी स्पेस क्या होते हैं, आइए इसे हम डिटेल में एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो जब भी हम किसी प्रोग्राम या एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हैं दोस्तों, हमारा प्रोग्राम या एल्गोरिथम यूजर से कुछ इनपुट लेता है और हमारा एल्गोरिथम यूजर से इनपुट के साथ जो इंटरेक्शन करता है वो उस इनपुट के लिए कितना मेमोरी में स्पेस लगेगा, उस स्पेस को हम इनपुट स्पेस कहते हैं। समझ गए? मतलब इनपुट कितना स्पेस लेगा मेमोरी में, सिंपल लैंग्वेज में। और हमारा प्रोग्राम रन होते समय हो सकता है एक्स्ट्रा स्पेस ले, है ना, मेमोरी में कैलकुलेशन के लिए वो एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करे, तो उस एक्स्ट्रा स्पेस को दोस्तों हम कहते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल के जरिए इनके कंसेप्ट को डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पर हम लोग सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स का प्रोग्राम देखेंगे। सी दिस प्रोग्राम जिसमें हम दोस्तों इस प्रोग्राम सेगमेंट में इनपुट दे रहे हैं n एंड दो वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं i एंड s, सम। ठीक है, देन मैंने एक सिंपल फॉर लूप लगाया है जो n से लेकर 1 तक चलेगा और हर बार सम में i ऐड हो जाएगा। यानी सम की वैल्यू इनिशियली 0 थी तो पहले n ऐड होगा, फिर n-1, फिर n-2। आई थिंक आप सबको फॉर लूप की वर्किंग पता होगी। तो दोस्तों ये जो फॉर लूप है ये हर बार सम में वैल्यू ऐड करते जाएगा। पहले n से शुरू करेगा, फिर n-1। जैसे फॉर एग्जांपल n की वैल्यू सपोज 4 है तो पहले 4 ऐड होगा, फिर 3, 2 एंड देन अप टू 1। ओके, यानी सम ऑफ यहाँ पर n नेचुरल नंबर फाइंड हो रहा है। तो अब मैं आपको ना यहाँ पर ये पूछना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम कितना इनपुट स्पेस ले रहा है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इस प्रोग्राम सेगमेंट को इनपुट सिर्फ क्या दिया गया है, n दिया गया है। यानी इसका इनपुट स्पेस ऑर्डर ऑफ कांस्टेंट है, यानी ऑर्डर ऑफ 1 आप कह सकते हैं। आपको पता है जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती थी तो उसे हम ऑर्डर ऑफ 1 कहते थे। रीजन मैंने ऑलरेडी आपको पहले दिया है। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर भी हम यूज करेंगे। और हमारा प्रोग्राम एक्स्ट्रा स्पेस कितना क्रिएट कर रहा है, आई और सम क्रिएट कर रहा है ना कैलकुलेशन के लिए, तो इसलिए ये दोनों किसमें जाएंगे, एक्स्ट्रा स्पेसेस में। तो ये भी तो कांस्टेंट ही है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि दो इंटीजर का साइज है। जब मैं कांस्टेंट कह रहा हूं मतलब दोस्तों किसी चीज को आप वेरिएबल कब कहेंगे, जब वो प्रोपोर्शनल टू क्या हो, इनपुट हो। जैसे इनपुट क्या है n, तो क्या आपका स्पेस n के टर्म में होया लग रहा है क्या? अभी थोड़ी देर में देखेंगे हम उस चीज को, नहीं। बट यहाँ पर अगर हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, क्योंकि एक फॉर लूप है जो n बार चल रहा है इसलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होगी। बट दोस्तों स्पेस कितना लग रहा है, स्पेस देखा जाए तो इनपुट इंटीजर साइज ले रहा है, जैसे 4 बाइट तो कॉन्स्टेंट ही तो है, और दो वेरिएबल ले रहे हैं और एक्स्ट्रा वेरिएबल या रैंडम मेमोरी क्रिएट हो रही है क्या? नहीं क्रिएट हो रही है ना, रन टाइम मेमोरी डायनेमिकली यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा है। तो जो एक्स्ट्रा स्पेस है, ऑक्सिलरी स्पेस है, वो भी ऑर्डर ऑफ 1 है। तो एक और प्रोग्राम देखते हैं जो इसी का मॉडिफिकेशन है। सेम दोस्तों लॉजिक को हम फंक्शन कॉलिंग के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे, तब आप समझ जाएंगे कि जो ऑक्सिलरी स्पेस है वो कब चेंज हो सकता है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम में आपको उतना नहीं समझा रहेगा ऑक्सिलरी स्पेस के बारे में, जरा इसे देखिएगा जो इसका नेक्स्ट वर्जन है। ये प्रोग्राम में दोस्तों हम सेम चीज कर रहे हैं जो यहाँ पर कर रहे थे, बट अब क्या हो रहा है, रिकर्शन कॉल के थ्रू हो रहा है। मतलब ये फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। कैसे काम करेगा जरा देखते हैं। फॉर एग्जांपल n की वैल्यू दोस्तों 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कॉल होगा, सबसे पहले यहाँ पर कॉल होगा सम ऑफ 4। मतलब यहाँ पर n की जगह क्या पास होगा, 4 पास होगा। और सम ऑफ 4 अंदर यहाँ पर जब ये एग्जीक्यूट होगा तो चेक होगा क्या n लेस देन इक्वल टू 0 है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए रिटर्न होगा n प्लस सम ऑफ n-1। बट n की वैल्यू क्या है, 4, तो 4 प्लस सम ऑफ 4-1 यानी 3। तो दोस्तों सम ऑफ 4 क्या एग्जीक्यूट करेगा, रिटर्न 4 प्लस सम 3। बट मुझे एक बात बताइएगा, यहाँ पर सम 3 क्या है, अगेन अ फंक्शन कॉल। ओके, तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा ये पूरा का पूरा फंक्शन फिर से एग्जीक्यूट होगा, बट इस समय n की वैल्यू 3 होगी। तो ये दोस्तों सम 3 है, ये एक नया फंक्शन कॉल है जो पूरे बॉडी को फिर से एग्जीक्यूट करेगा। और इस समय अगेन इफ कंडीशन फेल होगी बिकॉज n इज 3 नॉट लेस देन इक्वल टू 0, तो फिर से ये रिटर्न होगा। और इस समय रिटर्न क्या होगा, n की वैल्यू 3 होगी और यहाँ पे n-1 2 होगा। तो सम ऑफ 3 दोस्तों एग्जीक्यूट करेगा रिटर्न स्टेटमेंट नेक्स्ट वन विच इज 3 प्लस सम 2। ओके, एंड देन सम 2 अगेन फिर से सेम बॉडी को एग्जीक्यूट करेगा और वो क्या रिटर्न करेगा, आप बता सकते हैं यहाँ पर n प्लस सम n-1। तो यहाँ पर n की जगह 2 और 2-1 1 होगा। सो अब सम 2 जो है वो रिटर्न करेगा 2 प्लस सम 1। देन दोस्तों सम 1 अगेन कॉल करेगा सेम बॉडी को, तो वो क्या रिटर्न करेगा 1 प्लस सम 0। समझ रहे हैं? तो अब दोस्तों जब सम 0 कॉल होगा तो यहाँ पर इफ कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी बिकॉज n इज इक्वल टू 0 और रिटर्न होगा 0। और ये जो सम 0 है ये रिटर्न करेगा 0, यानी आगे की फंक्शन कॉलिंग बंद हो जाएगी। बट क्वेश्चन ये है कि
इंप्लीमेंट कैसे होगा मेमोरी में, मतलब एक्चुअली में कैसे इंप्लीमेंट होगा, तो दोस्तों ये स्टैक के फॉर्म में होता है। जब मैं आपको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर बताऊंगा तब मैं इसे आपको डिटेल में लेकर जाऊंगा कि एक्चुअली में कैसे ये मेमोरी में इंसर्ट होता है, बट यहाँ पर मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। तो जो भी आपने फंक्शन कॉल किया है ना, ये स्टैक के फॉर्म में मेमोरी में अरेंज होते हैं कुछ इस तरह, देखिएगा। सबसे पहले आपने दोस्तों किसे कॉल किया, सम 4 को कॉल किया। तो सम 4 ने कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ये रिटर्न वाला है ना, तो यहाँ पे 4 n की जगह 4 पुट किया, तो ये वाला जो चीज है 4 प्लस सम 3, ये सम 4 ने एग्जीक्यूट किया। पर दोस्तों 4 प्लस सम 3, तो दोस्तों जो सम 4 था उसने सम 3 कॉल किया। तो जैसे सम 3 कॉल होगा ना, तो मेमोरी के अंदर एक और स्पेस दे दिया जाएगा। कितना स्पेस देंगे वो डिपेंड करता है फंक्शन में कौन कौन से वेरिएबल यूज हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें होती है, वो आप कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर ये देखिए कि एक फंक्शन के बाद जब दूसरा फंक्शन कॉल हो रहा है तो मेमोरी में उसके ऊपर एक नया, उसी के ऊपर एक नया स्पेस दिया जा रहा है सम 3 के लिए, ठीक है। तो अब सम 3 दोस्तों क्या एग्जीक्यूट करेगा, ये स्टेटमेंट 3 प्लस सम 2, मतलब सम 3 नाम का चीज सम 2 को कॉल कर रहा है। तो सम 2 के लिए फिर से मेमोरी में स्पेस दिया जाएगा, फिर सम 2 कॉल करेगा 2 प्लस सम 1, जैसे ही सम 1 कॉल करेगा तो सम 1 को स्पेस देंगे। अब सम 1 कॉल करेगा 1 प्लस सम 0, और जैसे ही सम 0 को कॉल करेगा सम 0 के लिए स्पेस देंगे, पर सम 0 किसी को कॉल नहीं करेगा, सम 0 किसी को कॉल नहीं करेगा और रिटर्न 0 कर देगा। पर क्वेश्चन है किसे रिटर्न करेगा, तो हमेशा कोई भी फंक्शन किसे रिटर्न करता है, अपने पेरेंट को। तो सम 0 दोस्तों को, सम 0 को किसने कॉल किया था, सम 1 ने कॉल किया था, इसलिए सम 0, ये जो 0 है ना, ये सम 1 को रिटर्न करेगा। तो सम 1 में कहां रिटर्न करेगा, जहां पर कॉल हुआ था। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, सम 1 में कहां रिटर्न करेगा, जहां वो कॉल हुआ था। तो यहां पर कॉल हुआ था ना दोस्तों 1 प्लस सम 0, तो ये जो सम 0 है ये रिप्लेस होकर यहां पर आ जाएगा 0। ये 0 क्या है, सम 0 ने जो रिटर्न किया। तो 1 प्लस 0 दोस्तों कितना होगा 1। तो अब ये जो सम 1 है इसकी रिटर्न वैल्यू हो गई 1। तो सम 1 किसे रिटर्न करेगा, सम 2 को, क्योंकि सम 2 ने सम 1 को कॉल किया था। तो सम 1 का जो स्पेस है दोस्तों यहाँ पर, ये जो जहां पे कॉल हुआ था वहां पर रिटर्न क्या हो जाएगा 1। तो 2 प्लस 1 दोस्तों कितना हुआ 3। तो सम 2 ये 3 रिटर्न करेगा, किसे, सम 3 को, क्योंकि सम 3 ने सम 2 को किया था ना, अपने पेरेंट को रिटर्न करेगा। तो सम 2 की जगह यहाँ पर 3 प्लस 3 दोस्तों 6, तो सम 3 की रिटर्न वैल्यू हो गई 6। सम 3 किसे रिटर्न करेगा, सम 4 को, क्योंकि सम 4 ने सम 3 को कॉल किया था। तो ये सम 3 की जगह 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 हो जाएगा 10। तो इस तरह दोस्तों स्टैक के फॉर्म में ये इंप्लीमेंट होता है। बट मेरा मेन पर्पस आपको फंक्शन रिकर्शन कॉलिंग नहीं बताना था, मुझे ये बताना था कि देखिए ये अगर इसे मैं रिकर्शन के थ्रू इंप्लीमेंट करता हूं तो मेमोरी में आपको ऐसे स्टैक के फॉर्म में स्पेसेस देने होंगे। तो दोस्तों कितने स्पेस देने हो रहे हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और n की वैल्यू क्या थी दोस्तों 4, यानी 4 के लिए 5 स्पेस देने पड़ रहे हैं इन जनरल। अगर हम लोग n की बात करें n के टर्म में, तो अगर आप यहाँ पर n ले रहे हैं तो कितने मेमोरी स्टैक क्रिएट होंगे, n+1, समझ रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूँ ऑर्डर ऑफ n मेमोरी स्पेसेस लग रहा है एक्स्ट्रा इसे एग्जीक्यूट करने के लिए। एक्स्ट्रा इनपुट स्पेस तो दोस्तों यहाँ पर int n यानी कांस्टेंट ही है, मतलब आपने इनपुट cn दिया था, तो इनपुट के टर्म में बात करें तो ऑर्डर ऑफ 1 है, बट ऑक्सिलरी स्पेसेस कितने हैं, ऑर्डर ऑफ n। तो मुझे लग रहा है इस एग्जांपल के थ्रू आप समझ गए ऑक्सिलरी एंड इनपुट स्पेस के बारे में। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं कई सारे एग्जांपल के थ्रू इस कंसेप्ट को और डिटेल में बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।